जय हिंद साथियों। एक बार फिर से यूपीएससी हिंदी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह इन्वायरमेंट मॉड्यूल का तीसरा वीडियो है जिसमें हम पिछले दो वीडियो की भांति यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए इन्वायरमेंट के इम्पॉर्टेंट स्टैटिक और उससे रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, जो हमने दूसरी वीडियो में बात की थी अर्थ समिट की। तो हमने अर्थ समिट में तीन चीज़ें बताई थी जो कानूनी रूप से बाध्यकारी थी। एक सीवीडी, एक यूएनएफसीसीसी और एक यूएनसीसीडी। तो हमने सीवीडी के बारे में पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि यह क्या है और क्यों यह चर्चा में है। इसके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के बारे में भी चर्चा किया था। इस वीडियो में हम इन दोनों के बारे में देखेंगे और यह दोनों किस कारण इन वर्षों में चर्चा में रहे हैं वह भी देखेंगे। इस तरीके से आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अर्थ समिट वाला है यह पूरा हो जाएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सीवीडी के बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण समझौता था वह यूएनएफसीसीसी के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ, इसका फुल फॉर्म होता है यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो मुख्यतः यह कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था। अब क्लाइमेट चेंज क्या होता है, तो ये तो आप सबको पता होगा कि जब कहीं के मौसम में, कहीं के जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन सामने आए जो अनपेक्षित हो, तो उसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए बारिश का मौसम है और बारिश हो ही नहीं रहा है, गर्मी पड़ती जा रही है, तो यह क्लाइमेट चेंज का उदाहरण है। तो सिंपल सा मतलब है क्लाइमेट चेंज का कि मौसम में होने वाला दीर्घकालिक अनपेक्षित परिवर्तन, उसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं यूएनएफसीसीसी के बारे में, जो कि अर्थ समिट से ही निकला है। यह 1992 में इस पर सिग्नेचर हो गया था, लेकिन यह लागू 21 मार्च 1994 को हुआ था। इस बात पे आप लोग ध्यान देंगे, कथन में दे के आपको कंफ्यूज कर सकता है कि यह साइन कब हुआ था और यह लागू कब हुआ था। तो दोनों अलग अलग ईयर हैं। इंडिया इसका एक पार्ट है। इंडिया वास्तव में तीनों का एक पार्ट है। सीवीडी का भी है, यूएनएफसीसीसी का भी है और यूएनसीसीडी का भी है। और क्या जानकारी है यूएनएफसीसीसी के बारे में, तो 1995 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? बर्लिन में हुआ था। और इसका जो सीओपी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसमें इससे संबंधित जो भी पार्टियां हैं एक साथ इकट्ठा होती हैं और औपचारिक चर्चा होती है, वह हर साल होता है। ठीक है, तो यह दे भी सकता है कि इसका सीओपी वार्षिक रूप से होता है, छमाही होता है, हर साल होता है, तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित और अधिक जानकारियों को देखते हैं। तो यूएनएफसीसीसी का जो पहला प्रोटोकॉल था, तो इसका पहला प्रोटोकॉल यूएनएफसीसीसी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो तीसरा हुआ था क्योटो, जापान में, यहाँ हुआ था। उस प्रोटोकॉल का क्या नाम था? क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 में यूएनएफसीसीसी का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज तीसरा हुआ था, मतलब तीसरी बैठक हुई थी, क्योटो जापान में हुई थी। वहीं पे क्योटो प्रोटोकॉल का उद्भव हुआ था। क्या है इस प्रोटोकॉल में? तो चूंकि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही है तो उसी से संबंधित बातें होंगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, तो इसी में साझा परंतु विभेदित जिम्मेदारी की थ्योरी पहली बार आई थी। अब यह है क्या? तो साधारण भाषा में इसका अर्थ यह है कि जो इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज है, इसमें जो सभी देश अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, लेकिन विकसित देशों की जिम्मेदारी थोड़ा ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि विकसित देशों में औद्योगिकरण वगैरह हुआ है, तो वहाँ पे जो उत्सर्जन है वह ज़्यादा हुआ है। मतलब क्लाइमेट चेंज में जो ज़्यादा योगदान है वह विकसित देशों का है, इसलिए जो जिम्मेदारी होगी वह भी विकसित देशों की ज़्यादा होगी। तो यह सिद्धांत जो था यह क्योटो प्रोटोकॉल में ही पहली बार आया था। और इसके बारे में दूसरी चीज़ है, यह अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों हेतु पार्टियों को प्रतिबंध करता है। ठीक है, कुछ लक्ष्य थे, दो लक्ष्य थे इंपॉर्टेंट, प्रतिबद्धताएं थी जिन्हें फॉलो करना था। उत्सर्जन कटौती का अर्थ यह है कि जो कार्बन उत्सर्जन औद्योगिकरण आदि के द्वारा होता है उसमें किस हद तक कटौती की जाए, उससे संबंधित लक्ष्य था जो क्योटो प्रोटोकॉल में दिया गया था। दो प्रतिबद्धताएं थी।
पहली 2005 से 2012 तक पूरी होनी थी और दूसरी 2012 से 20 तक। तो इन दोनों का जो चरण था वह कंप्लीट हो चुका है। तो यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना जाने यह अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य से संबंध रखता है। क्या? क्योटो प्रोटोकॉल। एक और जानकारी है, इसमें सदस्य देशों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल में। कौन कौन से समूह में विभाजित किया गया था श्रेणी में? तो परिशिष्ट 1 में, परिशिष्ट 2 में और एक गैर परिशिष्ट था। तो परिशिष्ट 1 में वे देश आते थे, इम्पॉर्टेंट यह है थोड़ा सा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते थे क्लाइमेट चेंज के लिए, जैसे कि अमेरिका हो गया, जहाँ पे खास करके औद्योगिकरण ज़्यादा हुआ है, वहीं पे माना जाता है कि सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन हुआ है, सबसे ज़्यादा वही योगदान दिए हैं क्लाइमेट चेंज में। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई थी, उसी के हिसाब से इनको जिम्मेदारी दी गई थी। वही ऊपर जो अभी आपने पढ़ा, साझा परंतु विभेदित जिम्मेदारी की थ्योरी, उसी के लिए ये परिशिष्ट बनाए गए थे। और भारत का एक पूछ सकता है एक क्वेश्चन कि भारत किस परिशिष्ट में है क्योटो प्रोटोकॉल में? तो भारत गैर परिशिष्ट देशों में है। ठीक है, अब क्या है गैर परिशिष्ट, परिशिष्ट, यह सब जानना उतना ज़रूरी नहीं है। आप बस एग्जाम के हिसाब से इतना जानें कि भारत जो है गैर परिशिष्ट देश में शामिल है। और भारत को बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के लिए क्योटो प्रोटोकॉल में रिस्पॉन्सिबल नहीं माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं UNFCCC के बारे में। तो इसका जो COP21 था, किसका? UNFCCC का। यह पेरिस में हुआ था 2015 में। इसी में पेरिस एग्रीमेंट आया था। आप लोगों ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, पेरिस एग्रीमेंट। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यह भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही एग्रीमेंट था। यहाँ पर COP21 का मतलब UNFCCC के जो पक्षकारों की 21वीं बैठक थी, वह पेरिस में हुई थी और उसी में पेरिस एग्रीमेंट जो था वह निकल कर आया था। फिर इस एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल थी, पॉइंट वाइज देखते हैं। तो इसमें यह कहा गया था कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, यह पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से और मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। मतलब एक टारगेट दे दिया गया था कि पूर्व औद्योगिक स्तर जो है, पूर्व औद्योगिक का मतलब है जो ब्रिटेन वगैरह में औद्योगिकरण हुआ था उसके पहले के समय से, तो तब का जो टेम्परेचर था उस टेम्परेचर से 1.5 डिग्री और मैक्सिमम 2 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है। इस पर देशों को काम करना है। ठीक है, यह पेरिस एग्रीमेंट का पहला पॉइंट था। मतलब ऐसा नहीं है पहला ही था, लेकिन इसमें हम पहले इसको प्रायोरिटी दिए हैं, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इसको फॉलो करने हेतु 2050 तक कार्बन उत्सर्जन में 50% की कमी करनी थी तथा 2100 तक 100% की कटौती का लक्ष्य दिया गया है। किस लिए? कि पृथ्वी का टेम्परेचर जो है यह पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री से 2 डिग्री मतलब मैक्सिमम 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। इसलिए क्या करना है, 2050 तक कार्बन उत्सर्जन में 50% की कमी करना है और वर्ष 2100 तक 100% की कटौती का लक्ष्य दिया गया है। एक और चीज़ है, इसी पेरिस एग्रीमेंट में 17 SDG लक्ष्य तथा 169 टारगेट अपनाया गया था। ठीक है, तो कुल मिला जुला के जो 17 SDG लक्ष्य थे उन्हें पेरिस एग्रीमेंट में ही अपनाया गया था। यह इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ और पेरिस एग्रीमेंट में इम्पॉर्टेंट है, इसमें बोला गया था कि प्रत्येक देश का अपना NDC हो गया। NDC क्या होता है? तो NDC का अर्थ होता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। इसका अर्थ क्या है? इसका सिंपल सा अर्थ मतलब यह समझ, तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जो देश होंगे, इसके सदस्य देश, वह अपने यहाँ जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे और इसके लिए वह अपना एक निर्धारित योगदान तैयार करेंगे, अपना एक सांचा तैयार करेंगे कि इसको कैसे कम किया जाए, अपनी योजनाएं बनाएंगे और यह चीज़ जो होगा वह स्वैच्छिक होगा। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। तो NDC जो पेरिस एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि प्रत्येक देश का अपना NDC होगा, तो यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, यह स्वैच्छिक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और इसमें यह इम्पॉर्टेंट है कि यह केवल विकसित देश नहीं बल्कि विकासशील देशों के लिए भी यह NDC वाला जो सिस्टम है यह लागू है।
अब कथन में आपको कंफ्यूज कर सकता है कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत एनडीसी केवल विकसित देशों हेतु लागू किया गया था, तो ऐसा नहीं है। यह स्वैच्छिक रूप से विकसित और विकासशील दोनों देशों हेतु आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमको कम से कम लेक्चर में इन सबको कवर करना है, इसलिए जो भी आपको जहाँ भी डाउट आया करे उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो अगले वीडियो में हम उसे कवर कर देंगे। और ये जो एनडीसी था, जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान था, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इसको सबने COP26 जो हाल ही में हुआ था उस समय सबने इसको रिवाइज किया है। ठीक है, जिन्होंने इसको फॉलो किया था उन्होंने COP26 में इसे रिवाइज किया है। यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि पेरिस समझौते के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष में अपना एनडीसी अपडेट करना अनिवार्य है। अगर कोई देश अपना एनडीसी बनाया है तो उसे हर 5 वर्ष में अपना एनडीसी अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर एक और पॉइंट भारत के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, तो भारत ने 2015 में अपना एनडीसी पेश किया था और 2022 में इसे अपडेट किया है। ठीक है, तो एनडीसी जो भारत का था वह क्या था? जीडीपी के संदर्भ में उत्सर्जन तीव्रता 33 से 35% तक भारत को कम करना था और 40% ऊर्जा और जो थी वह गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा इसको रखना था। और तीसरा था इसका एनडीसी जो इम्पोर्टेंट था कि 2.5 से 3 बिलियन तक कार्बन सिंक तैयार करना था। कार्बन सिंक क्या होता है? तो कार्बन सिंक का सिंपल सा मतलब है कि जो चीज़ें वातावरण से कार्बन एब्जॉर्ब कर लेती हैं उसे हम कार्बन सिंक बोलते हैं। ज़्यादा मात्रा में कार्बन एब्जॉर्ब करें तो जंगल वगैरह जो हैं वह कार्बन सिंक का काम करते हैं। तो अब यह एनडीसी जो भारत अपडेट किया है उसमें क्या है, तो जो जीडीपी के संदर्भ में उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% कम करना था उसे अब भारत 45% कम करने के रास्ते पर कार्य करेगा। और जो भारत का 40% गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य था वह 50% हो गया है। बाकी जो ये कार्बन सिंक वाला था पॉइंट, यह सेम रहेगा, यानी कि 2.5 से 3 बिलियन तक का यह कार्बन सिंक भारत तैयार करेगा। यह इसका जो अपडेटेड एनडीसी है वह है। आगे बढ़ते हैं। एक नोट है, नोट में यह है मिशन लाइफ और पंचामृत आदि के बारे में आपको पढ़ना है। यह अगर डायरेक्ट प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते हैं तो यह पंचामृत वगैरह मेंस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग गूगल से और चीज़ों से याद कर लीजिएगा, देख के पढ़ लीजिएगा। चूँकि यह प्रीलिम्स स्पेशल बनाया जा रहा है तो इसमें सेलेक्टिव चीज़ों को ही रखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब करंट में क्यों चर्चा में रहा है UNFCCC? तो हाल ही में इसका 29वां जो था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आयोजित हुआ। कहाँ पे हुआ है? तो अजरबैजान के बाकू में। अजरबैजान एक देश है और बाकू वहाँ पे एक जगह है। अजरबैजान के बाकू में हाल ही में UNFCCC का COP29 आयोजित हुआ है। और यहाँ पर एक अतिरिक्त जानकारी यह है कि जो COP30 होगा इसका, यह ब्राज़ील के बेलेम में होगा। तो यहाँ पर अभी देखिए एक नए प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है, जिसमें पूछ दे रही है निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही हैं। तो यह UNFCCC के जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं उसका नाम देकर कौन सा था और स्थान देकर पूछ सकती है। तो एक बार आप लोग लेटेस्ट 3-4 का डाटा तैयार कर लीजिएगा। और लेटेस्ट 3-4 का डाटा मैं आपको बता भी देता हूँ। तो जो COP25 हुआ था यह मैड्रिड में हुआ था, मैड्रिड स्पेन में। और जो COP26 हुआ था यह कहाँ हुआ था? यह ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो, ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में है। और जो COP27 हुआ था यह कहाँ हुआ था? तो यह शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। और जो COP29 हुआ था यह कहाँ हुआ था? यह हाल ही में सऊदी अरब में हुआ था। सऊदी अरब के में कहाँ पे हुआ था? तो दुबई में हुआ था।
ये 3-4 लेटेस्ट जो है इसे आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैचिंग में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। तो फिर से आते हैं, और जो हमारा COP29 हुआ है इसके मुख्य आउटकम क्या रहे हैं, मतलब इसमें क्या क्या इसके निष्कर्ष निकले हैं। तो निष्कर्ष तो कई सारे निकले हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, वह बहुत ही सेलेक्टिव पढ़ना है। मतलब PT 365 में जो जो दिया होगा उसे आप पढ़िएगा, लेकिन ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो सबसे पहला इसमें बाकू वित्त लक्ष्य, ठीक है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो आउटकम रहा है वह बाकू वित्त लक्ष्य रहा है। यह क्या है, तो यह जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य है। यह क्या करेगा, यह विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई के लिए वित्त पोषण हेतु लक्ष्य निर्धारित करता है। कौन, बाकू वित्त लक्ष्य। आने वाले वीडियोज़ में या कुछ इसी वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन से फाइनेंशियल एजेंसीज हैं या कौन कौन से फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, वो सबकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ आपको यह ध्यान देना जरूरी है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य आउटकम COP29 का नहीं है। तो वहाँ पे बाकू वित्त लक्ष्य अगर आएगा तो आप उसे गलत मानिएगा, वह COP29 का ही है। और किससे रिलेटेड है, तो जलवायु वित्त से रिलेटेड है क्या, बाकू वित्त लक्ष्य, ठीक है। इसके अगले आउटकम की ओर बढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट रहा है। तो वैश्विक जलवायु पारदर्शिता पर बाकू घोषणा पत्र, बाकू वैश्विक जलवायु पारदर्शिता प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। कब, COP29 में। यह जलवायु पारदर्शिता से क्या तात्पर्य है, जलवायु पारदर्शिता यही चीज़ है कि अगर आपके यहाँ जितना उत्सर्जन हो रहा है उसकी सटीक जानकारी आप दे रहे हैं, और आप कितना कार्बन सिंक तैयार कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के जलवायु से संबंधित जितनी भी सही चीज़ें हैं, डाटा है, उनकी पारदर्शिता है, उसी को वैश्विक जलवायु पारदर्शिता कहते हैं। तो उसी से संबंधित बाकू घोषणा पत्र, बाकू वैश्विक जलवायु पारदर्शिता प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। और अगला मुख्य आउटकम क्या रहा है, तो पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के नियमों को अंतिम रूप दिया गया है। तो अब पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 क्या था, अब क्वेश्चन कैसे सेट होगा यह देखिएगा। यह दे सकता है हाल ही में UNFCCC में पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है। तो आपका उत्तर होना चाहिए यह अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार हेतु तंत्र के प्रावधान से संबंधित है। कुल मिलाकर यह अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार से संबंधित है। कार्बन बाजार क्या होता है, तो सिंपल सा समझिएगा, कार्बन बाजार यानी कि इसमें कार्बन का ट्रेडिंग होता है। जैसे अगर आप उत्सर्जन कम कर रहे हैं तो आपको कार्बन क्रेडिट मिलेगा, आप उसे बेच वगैरह सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा कि पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है जो हाल ही में चर्चा में रहा है। तो इसका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार से। अगला जो इम्पोर्टेंट आउटकम है, तो इसमें बाकू कार्य योजना को अपनाया गया, ठीक है। अब बाकू कार्य योजना क्या है, तो स्थानीय देशज समुदाय से रिलेटेड है। क्या, बाकू कार्य योजना, तो यह स्थानीय समुदाय से कैसे रिलेटेड है, तो जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो स्थानीय लोग होंगे, स्थानीय समुदाय होगा, उनके ज्ञान और योगदान को शामिल करने के लिए पहल है, ठीक है। तो स्थानीय व देशज समुदाय से रिलेटेड है, और जलवायु परिवर्तन के लिए जो स्थानीय समुदाय के लोग होंगे उनका जो एक्सपीरियंस होगा, उनका ज्ञान होगा, उसी को यूटिलाइज करने से इसका संबंध है। आगे बढ़ते हैं अगले आउटकम की तरफ इसके। तो लीमा वर्क प्रोग्राम जो था इसे 10 वर्ष हेतु बढ़ा दिया गया है, किसमें, COP29 में। यह था क्या, तो यह 2014 में आया था। इसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन से जुड़े काम में लिंग संवेदनशीलता को बढ़ाना। अब जलवायु परिवर्तन, लिंग संवेदनशीलता, जरा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो जलवायु परिवर्तन में लिंग संवेदनशीलता का सिंपल सा मतलब है कि जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव होते हैं वह महिलाओं, पुरुष, लड़कों, लड़कियों पर अलग अलग कैसे पड़ते हैं, इसको समझना, वह उनको कैसे अलग अलग लोगों द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है उसको समझना। मतलब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लिंगानुसार समझना ही जलवायु परिवर्तन से जुड़े काम में लिंग संवेदनशीलता को दर्शाता है, ठीक है। तो यह 3-4 इसके मुख्य जो आउटकम थे, कई सारे आउटकम है छोटे बड़े,
लेकिन जो सबसे मुख्य है उसे यहाँ पर बताया गया है, बाकी आप लोग PT 365 में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ पहल भी शुरू की गई है इस COP 29 में, उसके बारे में भी जो इम्पोर्टेंट पहल है उसी के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट पहल शुरू हुई वह हाइड्रोजन घोषणा पत्र है, और इसके बारे में देखते हैं। इसका जो उद्देश्य है यह है कि स्वच्छ हाइड्रोजन के उत्पादन व उपयोग में तेजी लाना, और यह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हाल ही में हाइड्रोजन घोषणा पत्र लागू हुआ है, यह किससे रिलेटेड है? तो UNFCCC के COP 29 से रिलेटेड है, UNFCCC के COP 29 से। अब यह हाइड्रोजन घोषणा पत्र, हाइड्रोजन उत्पादन, तो हाइड्रोजन को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? तो आप यहाँ समझिएगा, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो इससे जब हम ऊर्जा उत्पादन करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसों में कमी होगी, जो कि कोयले वगैरह से ऊर्जा उत्पादित करने पर ग्रीन हाउस गैस बढ़ते हैं, उतना हाइड्रोजन से अगर हम ऊर्जा उत्पादित करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि नहीं होगी। तो इसलिए हाइड्रोजन इस समय बहुत चर्चा में है, इसलिए यह टॉपिक भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। हाइड्रोजन डिक्लेरेशन जो अभी हुआ है, हाइड्रोजन घोषणा पत्र, वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। आगे अगला टॉपिक देखते हैं, इसके बारे में कौन सी घोषणा जो है, इसमें कौन सी पहल आई है। तो हरित ऊर्जा प्लेज, ग्रीन एनर्जी प्लेज, हरित ऊर्जा क्षेत्र व गलियारे नामक एक पहल शुरू की गई है। यह क्या है? तो यह जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु हरित ऊर्जा क्षेत्रों को बढ़ावा देने से संबंधित है। मतलब जो हरित ऊर्जा प्लेज है, इसका संबंध है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, और यह किसकी किसकी साझेदारी में शुरू किया गया है? तो COP 19 के सदस्य तो हैं ही, COP 29 साझेदारी में UNIDO, UNECE और UNESCAP, ये 3 संस्था हैं। इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, चूँकि पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन में दे भी सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था हरित ऊर्जा प्लेज के साझेदारी में संबंध नहीं रखती है। तो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो अगला हमारा इम्पोर्टेंट आउटकम रहा है, डिक्लेरेशन या पहल रही है COP 29 में। तो बाकू हारमोनिया पहल, ठीक है, बाकू हारमोनिया पहल चर्चा में रही है। तो यह पहल किसानों से संबंधित है। FAO एक एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN। तो इसके साथ साझेदारी में COP 29 प्रेसिडेंसी द्वारा बाकू हारमोनिया पहल शुरू किया गया है। किसके लिए? किसानों के लिए। तो किसानों के लिए कैसे यह शुरू किया गया है? तो जलवायु कार्रवाई के रूप में किसानों की आधारभूत भूमिका को स्वीकार करना इस पहल का उद्देश्य है, कि मतलब किसानों को भी इम्पोर्टेंस देना है कि जलवायु कार्रवाई में उनकी भी भूमिका जो है वह इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हाल ही में UNFCCC में बाकू हारमोनिया पहल का संबंध है किसानों से, लिंग संवेदनशीलता से, ऐसे 3-4 ऑप्शन दे सकते हैं। उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यह किसानों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। इसी COP 29 में एक संवाद है, इम्पोर्टेंट है, जो कि BICFIT संवाद के नाम से जाना गया है। यह संवाद चर्चा में रहा है। तो यह बाकू इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, तो एक प्रकार से यह क्लाइमेट फाइनेंस और ट्रेड से रिलेटेड है। आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा, इसको हम शॉर्ट में बिग फिट संवाद बोल सकते हैं। बिग फिट संवाद का संबंध किससे है? तो क्लाइमेट फाइनेंस से है। आप लोग याद रखिएगा, किससे? क्लाइमेट फाइनेंस, जलवायु वित्त। और यह जो है अंकटाड व UNDP के सहयोग से COP 29 प्रेसिडेंसी द्वारा शुरू किया गया है। तो 2-3 चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ों को पढ़िए तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखिए कि किसके द्वारा शुरू किया गया है, किसकी साझेदारी में शुरू किया गया है, और यह किससे संबंधित है।
ये 3 चीज़ें आपको किसी भी डिक्लेरेशन और किसी भी पहल से संबंधित चीज़ों में ज़रूर देख लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। COP29 का ही एक हाल ही में फंड चर्चा में रहा है, उसका नाम है क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, जलवायु वित्त सक्रिय फंड इसे बोल सकते हैं। तो क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड यह चर्चा में रहा है, यह COP29 में आया है। तो इसे किसने लाया है? तो अजरबैजान एक देश है, अजरबैजान ने इसकी शुरुआत की है क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड की। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि विकासशील देशों में जलवायु परियोजना का समर्थन करना और अगली पीढ़ी के NDC को पूरा करना। ठीक है, जिससे यहाँ पर यह जिससे है, जिससे जो 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला लक्ष्य था, जिसे आपने अभी पेरिस एग्रीमेंट में पढ़ा था, इस लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो कुल मिला जुलाकर इससे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि हाल ही में क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड UNFCCC के COP19 में शुरू किया गया। यह किस देश द्वारा शुरू किया गया था? तो अजरबैजान। और इसका उद्देश्य क्या है? तो विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन का समर्थन करना। तो यह कथन में भी दे सकता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। इसे अमेरिका वगैरह देकर कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि क्लाइमेट फाइनेंस में अमेरिका भी एक्टिव रहता है। पैसा दे या ना दे, लेकिन कूद कूद के बोलता है। तो आप लोग का दिमाग अमेरिका पे ना जाए, तो ध्यान दीजिएगा, इसे अजरबैजान ने शुरू किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और गठबंधन शुरू हुआ है इसी COP29 में। कौन सा गठबंधन? तो वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन। वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो UAE के द्वारा शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता को 2 गुना करना। ठीक है, उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी करना। तो यह भी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हाल ही में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन की शुरुआत COP29 में हुई, एक कथन। इसकी शुरुआत अमेरिका ने की थी, दूसरा कथन जो कि गलत होगा, इसकी शुरुआत UAE ने की है। ठीक है, जब कोई चीज़ आप पढ़ा करें तो कोशिश करें उससे संबंधित क्वेश्चन को तुरंत फ्रेम कर लिया करें, जो आपके दिमाग में बन सकता है, क्योंकि आपके दिमाग की तरह ही लोगों का दिमाग होता है। क्वेश्चन अगर आप PYQ किए हैं तो आपका दिमाग वैसे क्वेश्चन बनाने लगेगा, इसलिए आप क्वेश्चन बनाने का भी प्रैक्टिस किया करिए। आगे एक और चीज़ चर्चा में है COP29 में ही, वह है बाकू डायलॉग फॉर वाटर एंड क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, बाकू डायलॉग फॉर वाटर एंड क्लाइमेट एक्शन जो है, यह COP29 में शुरू हुआ। यह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो UNEP, UNECE और WMO की साझेदारी में COP29 प्रेसिडेंसी द्वारा इसे शुरू किया गया है। अब ऐसे ऐसे भारी भरकम संस्थाएं आ रही हैं, तो आप घबराइएगा मत। एक वीडियो आएगा, वह सिर्फ संस्थाओं से रिलेटेड ही रहेगा, जिसमें वह संस्था कब बनी, कौन कौन से उसके साझेदार हैं, वह फंड कहाँ से प्राप्त करती है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। इसके बारे में दूसरा पॉइंट जो है कि जो कॉप्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती हैं, इसमें जल के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, प्रदूषण व मरुस्थलीकरण के साथ साथ जल की परस्पर क्रिया को समझना व उस पर काम करना इस क्लाइमेट एक्शन में दिया गया है। मतलब कुल मिला जुला कर ये जो डायलॉग है, इसमें यह कहा गया है कि क्लाइमेट एक्शन के साथ साथ जल और मरुस्थलीकरण पर भी ध्यान दिया जाए, कि मरुस्थलीकरण में कैसे जल की क्रिया होती है, कैसे जल के कमी होने के कारण मरुस्थलीकरण बढ़ता जाता है। ये सारी चीज़ों पर इस डायलॉग में चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं, एक नोट है इससे संबंधित। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन, इम्पोर्टेंट पहल, इम्पोर्टेंट समझौते जो COP29 में हुए थे, वह कंप्लीट हो गए हैं। एक नोट लगा है, देखते हैं इसके बारे में। तो COP29 में भारत और स्वीडन द्वारा लीडरशिप ग्रुप फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, जिसे लेडिट शॉर्टकट में बोला गया है, के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। अब यह लेडिट है क्या? तो यह निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर ट्रांजिशन को गति प्रदान करने हेतु सरकारों व उद्योग जगत को एक साथ लाती है। मतलब यह लेडिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको एक साथ एक मंच प्रदान करती है, जहां वो बैठकर
आगे की इन्वायरमेंटल रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। तो हाल ही में COP29 में इसकी बैठक हुई है। किसके द्वारा आयोजित की गई है? तो भारत और स्वीडन के द्वारा आयोजित की गई है। इसको देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि भारत इसमें विशेष सहभागी देश है। बैठक आयोजित किया है आगे बढ़ के, तो यह पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख वित्तीय तंत्र पर चर्चा करते हैं। ये जो वित्तीय तंत्र होंगे ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होंगे। तो जो सबसे ज़्यादा फेमस वित्तीय तंत्र है इन्वायरमेंट में, उसे हम कहते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इंग्लिश में। हिंदी में हम इसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा कह सकते हैं। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है क्या? तो आगे देखते हैं कुछ बिंदु में। सबसे पहले इसका देख लेते हैं। हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन में स्थित है और इसकी स्थापना 1992 में रियो समिट के एक दिन पहले की गई थी। ठीक है, यह एक प्रकार की पर्यावरणीय निधि है। ठीक है, इन्वायरमेंटल फंड है ये, और भारत इसका सदस्य देश है। विश्व बैंक इसका ट्रस्टी है। ठीक है, चूंकि यह एक फंड है तो किसी को तो फंड करता होगा, तो यह 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। किसको किसको? देखिए, यह इन्वायरमेंट का अगर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट जारी की जाए तो 10 सबसे इम्पोर्टेंट लिस्ट की टॉपिक में यह आता है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो यह बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में। तो यह किनको किनको वित्तीय सहायता देता है? तो मीना माता अभिसमय जो है पारा पर है, ये पारा पर मीना माता अभिसमय इसको वित्तीय सहायता देता है। स्टॉकहोम अभिसमय जो POP पर है इसको वित्तीय सहायता देता है। CBD जिसके बारे में आपने पढ़ा पिछले लेक्चर में उसको, UNCCD जिसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे उसको वित्तीय सहायता देता है, और UNFCCC जिसके बारे में अभी हाल में आपने पढ़ा उसको वित्तीय सहायता। तो इन 5 को यह डायरेक्टली वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, यह था ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। आगे इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है GEF की काउंसिल। इसकी एक काउंसिल है जो कि इस इन्वायरमेंट फैसिलिटी की मुख्य शासी निकाय है, और वर्ष में इसकी 2 बैठक होती है, और अध्यक्ष का चयन रोटेशन वाइज होता है। मतलब एक क्रम होता है, जैसे आज भारत है तो कल कोई और होगा, कल कोई और होगा। तो कोई एक अध्यक्ष लगातार नहीं बना रहता है, एक रोटेट होते रहते हैं। इनके अध्यक्ष हर समय बदलते रहते हैं, हर साल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में। आगे जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक चीज़ और है, देखिएगा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी में 2 स्पेशल फंड हैं, एक SCCF है और एक LDCF है। SCCF और LDCF में क्या अंतर है इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ है, इसके अंदर एक स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम है जो GEF के अंडर ही आता है, मतलब ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के अंदर आता है। यह क्या है स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम? तो स्थानीय समुदाय हेतु वित्तीय सहायता जो पर्यावरण के प्रति सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे जो यह इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, यह 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को तो वित्तीय सहायता देती है, लेकिन यह स्थानीय समुदायों को भी विशेष रूप से वित्तीय सहायता देती है जो पर्यावरण के प्रति सक्रिय होते हैं, क्लाइमेट चेंज को बचाने में मदद करते हैं। उनके लिए यह फंड है क्या? स्मार्ट ग्रांट प्रोग्राम। यह किसके अंतर्गत है? तो GEF के ही अंतर्गत है, यह ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फंड है क्लाइमेट से रिलेटेड, जिसे हम ग्रीन क्लाइमेट फंड बोलते हैं। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड को 2010 में COP16 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य था 2020 तक प्रतिवर्ष $100 बिलियन जुटाना विकसित देशों द्वारा। यह फेल्ड रहा है, मतलब यह अपने लक्ष्यों की पूर्ति में सफल नहीं रहा है, लेकिन इसके बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यह एक इम्पॉर्टेंट फंड रहा है 2010 के COP16 में स्थापित। आगे बढ़ते हैं। एक और फंड हमेशा चर्चा में रहता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फंड है, जिसे हम लॉस एंड डैमेज फंड बोलते हैं। इसका गठन कब किया गया था? तो मिस्र में जो COP27 आयोजित किया गया था UNFCCC का,
उसमें इसको गठित किया गया था और इसका परिचालन जो है COP28 में शुरू हुआ था। देखिए ऐसे ही चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चन में दो कथन दे सकते हैं, उनमें एक कथन दे सकता है कि लॉस एंड डैमेज फंड का परिचालन COP27 में शुरू हुआ था, तो ऐसा नहीं है। परिचालन COP28 में शुरू हुआ था और इसे गठित COP27 में किया गया था। इसका अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति जो मैक्सिमम सुभेद्य देश होते हैं, मतलब जिनको जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा खतरा होता है, इनको वित्तीय सहायता प्रदान करना इस फंड का उद्देश्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट फंड इंटरनेशनल लेवल पे हैं इन्वायरमेंट से, वह ख़त्म होते हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो यही थे। आगे अब भारत में भी कुछ ऐसे फंड हैं जो नेशनल लेवल पे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत में जलवायु वित्त से संबंधित प्रावधान क्या क्या है? तो एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान जो है वह नेशनल एडॉप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज है। नेशनल एडॉप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, यह 2015 में शुरू हुआ था। इसे मतलब 2015 में स्थापित किया गया था। नाबार्ड के अंदर यह आता है। नाबार्ड एक संस्था है जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। नाबार्ड एक प्रकार का प्रमुख विकास बैंक आप इसे कह सकते हैं। यह प्रमुख विकास बैंक है। तो यह फंड जो है यह नाबार्ड के अंतर्गत आता है। यह क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन की लागत को पूरा करना है जो अति संवेदनशील है। कुल मिलाकर लॉस एंड डैमेज फंड की तरह ही है। जो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो अति संवेदनशील हैं जलवायु परिवर्तन के लिए, उस हिसाब से उनके लिए यह आर्थिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, यह किसके अंतर्गत आता है? नाबार्ड के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन की लागत को पूरा करने हेतु जो अति संवेदनशील राज्य हैं उनको यह हेल्प करता है। जिनके पास फंड की कमी है या जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं, उनको यह फंडिंग करता है, उनकी हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा इम्पोर्टेंट इंडिया में जो इन्वायरमेंटल फंड है वह है नेशनल क्लीन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फंड। इसके बारे में जानते हैं। तो वित्त विधेयक 2010-11 में इसको लाया गया था। यह क्या था? तो भारत में उत्पादित कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर द्वारा इसे वित्त पोषित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त पोषण करता है और अनुसंधान व नवाचार पर भी खर्च करता है। मतलब कुल मिलाकर जो कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगता है, जो एक प्रकार से टैक्स पर टैक्स कह सकते हैं, उससे जो पैसा प्राप्त होता है उस पैसे का यूज इस फंड में उसको डाला जाता है और इस फंड का यूज स्वच्छ व नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण में किया जाता है। मतलब इधर से पैसा लेके स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में लगाया जाता है। इस फंड का नाम क्या है? नेशनल क्लीन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फंड। ये दो इम्पोर्टेंट फंड हैं जो इंडिया में अभी एक्टिव हैं। एक नोट है। नोट यह है, पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता क्या है? तो यह आप ध्यान दीजिएगा कि जो COP होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, UNFCCC का, तो सभी COP के पहले एक यह मंच है, एक वार्ता होती है जो अनौपचारिक रूप से होती है। ठीक है, मतलब अनऑफिशियल एक प्रकार से बैठक होती है, सभी लोग बैठक करते हैं। उसमें जो COP होने वाला होता है उसके दिशा निर्देश, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे सारी चीज़ें मैनेज होगी, उस पर चर्चा होती है। तो कुल मिला जुलाकर पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता सभी COP से, जो UNFCCC से होते हैं, प्रत्येक COP से, यहाँ पर प्रत्येक लिखना सही होगा, प्रत्येक COP के पहले यह सदस्य देशों की अनौपचारिक वार्ता होती है। ठीक है, तो यह कन्फ्यूजन में दे सकता है अगर क्वेश्चन में आ गया कि COP के बाद होता है कि पहले, तो ध्यान दीजिएगा COP के पहले होता है तुरंत, और अनऑफिशियल होता है, अनौपचारिक होता है। आगे बढ़ते हैं। एक जो हमारे अर्थ समिट में हमने 3 चीज़ें देखी थी। CBD हमने कंप्लीट कर लिया, UNFCCC कंप्लीट कर लिया, इन दोनों का स्टैटिक और करंट सभी प्रकार से इसका ऑपरेशन करके हमने देख लिया। अब जो लास्ट बचा है वह है UNCCD। ठीक है, UNCCD इसका अर्थ होता है
यूएन कन्वेंशन ऑन कम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? हिंदी में इसे बोलेंगे मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए, मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यह इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, तो 1994 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। 196 देश और एक यूनियन, यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। यह लीगली बाइंडिंग है, यह आप लोग जानते ही हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी तीनों हैं, CBD, UNFCCC और UNCCD। भारत इसका एक सदस्य देश है और यह विशेष रूप से शुष्क भूमि पर केंद्रित है, मतलब मरुस्थल वगैरह पर केंद्रित है, जो मृदा के क्षरण वगैरह से मृदा का ह्रास होता है उससे रिलेटेड है। और जल के अभाव में अम्लीय मृदा से जो मरुस्थलीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है, यह उससे रिलेटेड है। तो यह क्या है? पर्यावरण व विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग जब प्रीलिम्स में पेपर से सॉल्व करते हैं तो एक ट्रिक बताया गया है यूट्यूब पे घूम घूम के कि जहाँ एकमात्र, केवल ऐसे शब्द आए, वह क्वेश्चन मतलब वह ऑप्शन गलत होता है, तो ऐसा नहीं है। UNCCD के बारे में ध्यान दीजिएगा, यह एकमात्र ऐसा समझौता है जो पर्यावरण व विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लें इसके बारे में। अब यह करंट में क्यों चर्चा में है यह देखेंगे। तो हाल ही में इसका COP16 का आयोजन किया गया है। किसका? UNCCD का। अभी आपने ऊपर जो COP29 पढ़ा है, यह UNFCCC का पढ़ा है, और यह जो है UNCCD का है COP16। यह कहाँ हुआ है? तो सऊदी अरब के रियाद में यह आयोजित हुआ है 2024 में। इसका विषय क्या था? इसका विषय था हमारी भूमि हमारा भविष्य। और इसके जो आउटकम रहे हैं, इम्पॉर्टेंट आउटकम बहुत ज़्यादा नहीं रहे हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहा है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें एक बिजनेस फॉर लैंड पहल की शुरुआत की गई है। यह पहल क्या है? तो भूमि संरक्षण व सूखे से निपटने हेतु निजी क्षेत्र के प्रयास, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, सामाजिक तथा शासन रणनीति सहित धारणीय वित्त पर ध्यान देने हेतु इस पहल की शुरुआत की गई है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर समझेंगे तो बिजनेस फॉर लैंड पहल का अर्थ ये है कि भूमि संरक्षण व सूखे वगैरह से निपटने हेतु जो प्राइवेट संस्थान होते हैं उनके फाइनेंशियल मतलब उनकी हेल्प लेना, आर्थिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी। ठीक है, और ये जो UNCCD है इससे रिलेटेड एक COP जो 14वां था, यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह दिल्ली में हुआ था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वह न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाया गया था। इसमें क्या था कि जो सदस्य देश थे वह सहमत हुए थे 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता हेतु। अब यह भूमि क्षरण तटस्थता है क्या? तो इसका सिंपल सा यही मतलब है कि इसमें जो भूमि का है उसके क्षरण को कम किया जाएगा और भूमि संरक्षण पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और भूमि गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नोट लगा है, इसके बारे में देखते हैं। एक फंड है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी फंड। यह कौन इसको रेगुलेट करता है? तो UNCCD ही इसे रेगुलेट करती है। तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन भी UPSC कभी कभी पूछती है, तो पूछ सकती है कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी फंड जो है इसको कौन रेगुलेट करता है? तो UNCCD इसे रेगुलेट करती है। आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं जो UNCCD के अंतर्गत लिए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यह COP16 के अंतर्गत नहीं है, यह पूरे UNCCD की बात हो रही है। उसके अंतर्गत जो इम्पॉर्टेंट स्टेप लिए गए हैं भूमि क्षरण को कंट्रोल करने के लिए और सूखे से निपटने के लिए, तो क्या क्या है? एक है ड्रॉट टूल बॉक्स। ठीक है, तो यह क्या है? तो इट प्रोवाइड टूल्स केस स्टडी एंड अदर रिसोर्सेज टू सपोर्ट द डिज़ाइन ऑफ नेशनल ड्रॉट पॉलिसी प्लान। मतलब कुल मिला जुला कर हिंदी में अगर इसे सिंपल भाषा में देखें तो ये जो ड्रॉट टूल बॉक्स है, ठीक है, हिंदी में इसे सूखा उपकरण बॉक्स बोल सकते हैं। तो इसका कुल मिलाकर यह ऐसा एक बॉक्स है, समझिए एक ऐसा दस्तावेज है
जो केस स्टडी वगैरह और अन्य जानकारी प्रदान करेगा कि कैसे भी कोई देश, जैसे मान लीजिए भारत, अगर भारत कोई रणनीति बनाता है सूखे से निपटने के लिए, तो वह इसमें चीज़ों को देख सकता है, इसमें जाके केस स्टडी को देख सकता है, इसमें जाके कुछ अदर देशों से सीख सकता है कि वहाँ के समुदाय, वहाँ के देश ने किस तरीके से सूखे को कंट्रोल किया। तो यहाँ पर ऐसी सभी केस स्टडीज और जानकारियाँ उपलब्ध रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पहल इसका रहा है यूएनसीसीडी का, वह है सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म कोलिशन। ठीक है, यह भी सिंपल सा एक्सचेंज ऑफ नॉलेज डाटा से संबंधित है। मतलब कुल मिला जुलाकर इसमें क्या किया जाएगा कि देशों के मध्य, सदस्य देशों के मध्य नॉलेज एक्सचेंज से रिलेटेड है। ये सिंपल सा मतलब समझिए, क्या सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म कोलिशन, इसमें सदस्य देश आपस में विचार विमर्श करेंगे और हमारे यहाँ कोई चीज़ हुई रहेगी, हमारे यहाँ कोई ऐसा केस स्टडी रहेगा तो हम उन्हें बताएंगे, वो हमें बताएंगे। तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज और नॉलेज एक्सचेंज के लिए ही यह बना हुआ है। क्या सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म कोलिशन। अगला जो इसका इम्पोर्टेंट योगदान है, तो एक ग्रीन ग्रेट वॉल इनिशिएटिव है। यह यूएनसीसीडी के द्वारा ही चलाया जा रहा है, उसी के संरक्षण में। तो अंडर यूएनसीसीडी, ये तो आप लोग जान गए, तो अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में, अब आप मैप में जाइएगा और देखिएगा कि अफ्रीका का साहिल क्षेत्र है कहाँ, तो वहाँ पर ग्रीन ग्रेट वॉल इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। 2030 तक इसे पूरे करने का लक्ष्य है। यह ढकार सेनेगल से डिजिबूती तक इसे बनाया जा रहा है। एक जानकारी यह चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि इसका भी लगभग 25% ही काम पूरा हुआ है। मोटा मोटा जो सरकारें दावा करती हैं कि मतलब इसका आधा भी काम अभी पूरा नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक अंतिम में एक इम्पॉर्टेंट टर्म पे चर्चा कर लेते हैं और इसी के साथ यह वीडियो ख़त्म हो जाएगा। आगे आने वाले वीडियो में हम ओजोन, रामसर साइट्स वगैरह पे चर्चा करेंगे। यह वीडियो थोड़ा सा छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है अपने अर्थ समिट को लेकर के, और बाकी जो COP वगैरह होते हैं साल के सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट घटनाओं में से एक, उनको कवर करता है यह वीडियो। तो देखते हैं यह इन्वायरमेंट टर्म क्या है। इविल क्वार्टेट, एक शैतान चौकड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। यह इन्वायरमेंट की एक शब्दावली है। इसका अर्थ क्या है, तो 4 चीज़ें जो जैव विविधता को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, ये 4 चीज़ें हैं जो जैव विविधता हेतु सबसे बड़े खतरे के रूप में हैं। उन्हें हम इविल क्वार्टेट कहते हैं। क्या क्या है चीज़ें, तो पहला प्रदूषण, दूसरा आवास का खत्म होना, तीसरा प्रजातियों का अत्यधिक दोहन, और चौथा और अंतिम आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ। आपसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन इविल क्वार्टेट, तो आप वहाँ पर बताएंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है। अगर ये सारे होंगे तो सारे होंगे, और कोई भी एक ऑप्शन चेंज होगा तो वह इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, इसे आप लोग चारों देख लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। दोस्तों, कोई भी अगर आपको इसमें डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमारी UPSC हिंदी टेलीग्राम ग्रुप में बताइएगा, और आगे आने वाले वीडियो में हम क्या सुधार कर सकते हैं उसे भी आप ज़रूर बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक सभी वीडियो को देखिएगा, उसके बाद एग्ज़ाम में बैठिएगा। फिर आप वहाँ पता पाएंगे कि आपके लिए जो मेहनत की गई है, जो पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र, 10-15 वर्षों के, जो साल भर के करंट अफेयर न्यूज़ को पढ़ के इम्पोर्टेंट चीज़ों को मतलब एक प्रकार से छान करके यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।